हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी। दोनों का मतलब सेम ही है, डिफरेंशिएबिलिटी बोलो या डेरिवेबिलिटी बोलो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं, वो चेक करने की प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। तो आज हम यही देखेंगे कि कोई फंक्शन डेरिवेबल कब होता है, कब नहीं होता है, और किन पॉइंट्स पर डेरिवेबल नहीं होगा, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं डेरिवेबल ना होने के। तो एक एक करके सब देखेंगे, ठीक है। लेकिन शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। पहले हम देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स इक्वल टू ए। जैसे मान लीजिए हमने एक फंक्शन का कर्व ड्रॉ किया, ये किसी फंक्शन का कर्व है। इसके पॉइंट ए पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की पॉइंट ए पर। तो जो टेंजेंट का स्लोप होता है, ये टेंजेंट का स्लोप एम से डिनोट करते हैं स्लोप को। तो जो स्लोप होता है वही कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। किसी कर्व के पॉइंट ए पर जो टेंजेंट होती है उसका स्लोप वो कहलाता है डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट पॉइंट समझ गए। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट। मतलब पॉइंट ए पर जो हमने टेंजेंट ड्रॉ की ना, ये टेंजेंट यूनिक होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक से ज़्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। अब ये फंक्शन पे तो पॉइंट ए पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, इसलिए ये फंक्शन होगा डिफरेंशिएबल। ये जो फंक्शन का ग्राफ है ना, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का ग्राफ ये। यदि मैं दूसरा फंक्शन बनाऊँ, फंक्शन का ग्राफ बनाऊँ, ये एक दूसरे फंक्शन का ग्राफ। आप पहले बताइए पॉइंट ए पर फंक्शन डिफाइन कहाँ पर है? तो आप कहेंगे यहाँ पर डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पर तो सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ पर डिफाइन है। अब इस पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंट डालना चाहूँ तो कैसे डल जाएगी? एक टेंजेंट ऐसी डल सकती है, एक ऐसी भी डल सकती है, एक ऐसी डल सकती है, एक ऐसी डल सकती है। मतलब कोई यूनिक टेंजेंट नहीं आ रही है, बहुत सी टेंजेंट आ रही है। तो यूनिक टेंजेंट नहीं है, इसलिए ये जो फंक्शन होगा, ये जिस फंक्शन का ग्राफ होगा वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे भी यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यू है, जैसे ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है ना, यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यू है ना तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। समझ आएगी दोनों पॉइंट्स। देखिए, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी के फॉर्मूले पर आने से पहले हम उस फॉर्मूले के पीछे का आइडिया डिस्कस करते हैं, थोड़ा विजुलाइज करते हैं, जिससे आपको थोड़ा और समझ आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो ग्राफ है वो है एफ ऑफ एक्स का, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। और पॉइंट ए पर फंक्शन की वैल्यू हमने मानी एफ ऑफ ए, पॉइंट बी पर फंक्शन की वैल्यू हमने मानी एफ ऑफ बी। और ये जो लाइन है वो सीकेंट लाइन है, मतलब छेदक रेखा कह सकते हैं, ठीक है। अब बताइए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ए कॉमा एफ ऑफ ए, क्योंकि ए पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए है। और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? वो होंगे बी कॉमा एफ ऑफ बी। तो आप मुझे बताइए पहले, ये जो लाइन है सीकेंट लाइन, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप का फॉर्मूला हम पढ़ेंगे वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब हम लाइन पढ़ेंगे, लेकिन क्या फॉर्मूला होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। ये होता है स्लोप का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से इस लाइन का मतलब स्लोप निकालिए, बताइए तो क्या आएगा? m इज इक्वल टू y2 क्या है? y2 है एफ ऑफ बी माइनस y1 है एफ ऑफ ए अपॉन x2 क्या है? x2 है बी माइनस ए। तो ये आ गया इस लाइन का स्लोप। अब क्या करिए, ये जो पॉइंट बी है इसे खसका खसका के नीचे लाते जाइए, नीचे लाते जाइए। मान लीजिए यहाँ पर आया, तो ये जो सीकेंट लाइन है ये कैसे हो जाएगी? ये सीकेंट लाइन कैसे हो जाएगी? ये लाइन ऐसे हो जाएगी, है ना, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर यदि, लेकिन इस पॉइंट को थोड़ा और खसकाया, इधर खसकाया, इधर खसकाया, और खसकाते खसकाते बी के जस्ट बाजू में ले आए, बी के जस्ट बाजू में ले आए, तब ये सीकेंट लाइन कैसे हो जाएगी? ये बताइए। तब ये सीकेंट लाइन हो जाएगी ये ऐसी। तो सीकेंट लाइन बन जाएगी टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा हो गई ना ये। और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, मतलब हम जो पॉइंट खसका खसका के ए के बाजू में ले आए, ये पॉइंट क्या था? हम बी को खसका के लाए। तो क्या हम इस बी को कह सकते हैं ए प्लस एच? क्योंकि ए के जस्ट बाजू में ना बी, और एच क्या है? एच बहुत छोटी क्वांटिटी है, इतनी छोटी कि टेंडिंग टू जीरो है, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो हम बी को लिख सकते हैं ए प्लस एच। अब बी की जगह पे ए प्लस एच इसमें लिखते जाओ, क्योंकि ये अब जो टेंजेंट बन गया, टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा? एम इक्वल टू बी की जगह पे हम ए प्लस एच लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन
ए प्लस एच माइनस ए, ए से ए गया, क्या आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो ये जो आया ये होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब बी राइट में ना, बी को धीरे धीरे करके ए के साइड लेके जा रहे हैं, तो राइट साइड से अप्रोच हो रही है ना, इसलिए इसे कहेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। और एच इसमें जो होगा, एच बिल्कुल बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, टेंडिंग टू जीरो, बहुत छोटी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि एच पॉजिटिव होता है। तो देख लिया। अब यदि यही हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो जैसे ये ग्राफ देखिए, इसमें बी है, अब बी को धीरे धीरे करके ए की साइड लेके जाओ, मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जा रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे यही पॉइंट है बी, इसे हम खसका खसका के यहाँ ले आए, फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ ले आए, और खसकाते हुए बिल्कुल ए के बाजू में ले आए। तो ये जो सीकेंट लाइन है ये कैसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी ऐसी, बिल्कुल टेंजेंट लाइन बन जाएगी। और जो पॉइंट जो है, ये जो हमने बी को बिल्कुल ए के बाजू में लिया है, ये हो जाएगा बिल्कुल यहां पर, है ना। इसे हम बोल सकते हैं ये बी पॉइंट है, और बी को हम क्या कह सकते हैं, ए माइनस एच, ए के जस्ट पहले है ना, ए के जस्ट पहले हम ले आए, तो इसे हम कह सकते हैं ए माइनस एच। तो इसी फॉर्मूले में बी की जगह पर रख दो ए माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन, नीचे क्या है, बी माइनस ए, बी की जगह पे आएगा ए माइनस एच, ए माइनस एच माइनस ए, तो ए से ए जाएगा, तो फाइनल स्लोप क्या आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्यों, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, और नीचे माइनस एच आता है, ठीक है ना, और एच क्या होता है, टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है, ए के जस्ट पहले, मतलब ए के जस्ट पहले मतलब बिल्कुल ही पहले, तो ए माइनस एच इसलिए हमने लिखा एच टेंडिंग टू जीरो। और तो जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये दोनों इक्वल हो जाते हैं ना, तब हम कहते हैं कि वो फंक्शन डेरिवेटिव होगा। तो ये दोनों फॉर्मूले एक बार पहले देख लीजिए अच्छे से, और याद रखना है आपको। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में नीचे माइनस एच आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर्मूले को अच्छे से देखिए, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, तो ये होगा राइट हैंड डेरिवेटिव, और लिमिट एच टेंड टू जीरो होगा, एच टेंडिंग टू जीरो, है ना, क्योंकि एच बहुत छोटी क्वांटिटी है। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये, नीचे माइनस एच आएगा। और जब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल होंगे और दोनों फाइनाइट होंगे, तब हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डेरिवेटिव है, ठीक है। समझ आ गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक फंक्शन दिया हुआ है मॉड ऑफ ln x, हमें बताना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डेरिवेबल होगा कि नहीं। तो कैसे बताएंगे, पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, फिर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, यदि दोनों की वैल्यू सेम आती है, इक्वल आती है या और फाइनाइट आती है, तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन डेरिवेबल होगा। यदि इक्वल नहीं आती तो हम कहेंगे डेरिवेबल नहीं होगा। तो पहले हम लॉन्ग मेथड से करते हैं, लॉन्ग मेथड मतलब जो फॉर्मूलेस थे ना उन पे वैल्यू रख के, क्योंकि वो प्रोसेस भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम चलेंगे शॉर्टकट पर। तो पहले हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, हमें किस पर निकालना है, हमें 1 पर निकालना है ना, ए की वैल्यू 1 है, ए की जगह पे 1 रख दीजिए, ठीक है। क्या आ गया, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। अब एफ ऑफ 1 प्लस एच ये कहाँ से आएगा, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ln x, तो x की जगह पे रख दो 1 प्लस एच, तो आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच। तो x की जगह पे रखते जाओ 1 प्लस एच, क्या आएगा, मॉड ऑफ ln 1 प्लस एच माइनस ln 1, x की जगह पे हमने 1 रख दिया क्योंकि हमें एफ ऑफ 1 निकालना है, अपॉन h। अब ln 1 की वैल्यू तो 0 होती है, तो क्या बचा ये बचा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ ln 1 प्लस एच अपॉन एच। अब ये मॉड किसके साथ खुलेगा, प्लस के साथ कि माइनस के साथ, तो ये कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको ln x का ग्राफ पता होना चाहिए। हमने फंक्शन में देखा है ln x का ग्राफ कैसा होता है, ये 1 पर ln x होता है 0, 1 पर 0 होता है, हमें निकालना है 1 प्लस, तो 1 प्लस यहाँ पर 1 प्लस पर फंक्शन की वैल्यू होगी पॉजिटिव, तो इसलिए ये मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ। कैसा खुलेगा, लिमिट
एच टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एच अपॉन एच। दिख गया होगा, यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म याद है तो दिखा होगा, यदि नहीं याद है तो याद करिए, मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताए थे ना लिमिट्स में, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ln 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, और डब्बा टेंडिंग टू 0 है तो इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, ये आ गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो फॉर्मूला लिखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक है, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। नीचे माइनस आता है ना, याद रखना है, एक ही जगह पे 1 रख दो क्योंकि हमें 1 पर निकालना है। तो अब हम निकालेंगे f ऑफ 1 माइनस h, तो x के यहाँ पे 1 माइनस h रख दो, ln 1 माइनस h जो कि है मॉड में माइनस ln 1 अपॉन माइनस h, इसकी वैल्यू हो गई 0। अब ये मॉड प्लस के साथ खुलेगा कि माइनस के साथ, तो वही ग्राफ पे चलो। अब हमें देखना है 1 माइनस, तो 1 माइनस होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, ठीक है ना, तो इसलिए मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ। तो क्या आएगा, माइनस ln 1 माइनस h अपॉन माइनस h। तो अब दिख गया होगा, या ऐसे अच्छे से लिख देता हूँ जिससे और दिखेगा आपको। क्या लिख सकते हैं इसे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस ln 1 प्लस माइनस h अपॉन माइनस h। तो क्या हो गया, ln 1 प्लस डब्बा अपॉन डब्बा, तो ये आ गया, ये पूरा 1 बन गया, ये पूरा 1 बन गया। तो आंसर क्या है हमारा, -1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव था +1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1, तो क्या होगा, ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ आ गया ये कैसे निकाला। तो अब ये तो थोड़ी लॉन्ग मेथड थी, अब चलते हैं हम शॉर्टकट की तरफ। शॉर्टकट क्या है, हमें फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ ln x। तो अब इस मॉड को ओपन करो, तो ओपन कैसे होगा, एक बार ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, तो क्या आएगा ln x। पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा, जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 देंगे। ग्राफ में यही था ना, 1 पर 0 होता है, लेकिन 1 से जैसे ही पॉजिटिव देते हैं ये फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है। तो अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ, और जब हम x लेस देन 1 देंगे तो ये नेगेटिव क्वांटिटी हो जाएगी, तो मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ। क्लियर है, ये हमने मॉड को खोल दिया। अब कर दो इन्हें डायरेक्ट डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आएगा, जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/x, और जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा -1/x। 1/x कब आया, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। -1/x कब आया, जब x लेस देन 1 है। तो अब बस वैल्यू रख दो, तो यहाँ से आएगा राइट हैंड डेरिवेटिव और यहाँ से आएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो आ रहा है 1, तो ये आ गया राइट हैंड डेरिवेटिव, और जब हम 1 की वैल्यू रख रहे हैं इसमें तो आ रहा है -1, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो दिख गया हमें दोनों इक्वल नहीं है, और ये प्रोसेस से भी यही आंसर आया था, राइट हैंड डेरिवेटिव का 1 आया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का -1 आया था। ठीक है, हमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दिया उन्हें मॉड खोलने के बाद, तो हमें पता चल गया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो फिर ये क्वेश्चन करो, और डायरेक्ट शॉर्टकट से ही करो, है ना। किया आपने पॉज करके, हमें क्या है, फंक्शन दिया हुआ है इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड ऑफ x। ठीक है, तो अब ये मॉड ओपन करते हैं, तो एक बार मॉड ओपन होगा पॉजिटिव के साथ, तो e की पावर माइनस, अब मॉड पॉजिटिव के साथ होगा तो x क्या आएगा, अकेला x आएगा। ये पॉजिटिव के साथ कब ओपन होगा, जब x हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देंगे, और e की पावर माइनस, अब मॉड नेगेटिव के साथ होगा तो ये आएगा -x। तो ये कब होगा, जब x हम लेस देन 0 देंगे। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x लिख सकते हैं, तो मैं इसे डायरेक्ट e की पावर x लिख दे रहा हूँ, e की पावर x। ठीक है, अब निकालो f डैश x, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, तो e की पावर -x का क्या होगा, -e की पावर x, यही होगा डिफरेंशिएट करने के बाद। ये कब आया, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, ये आएगा लेस देन 0 पर, तो वैल्यू रख दो, वैल्यू रखने पर RHD क्या आ रहा है और LHD क्या आ रहा है। RHD आ रहा है, जब हम 0 रखेंगे तो e की पावर 0, तो ये तो 0 होता है, तो ये 0 आ गया, और इसमें भी रखेंगे तो ये भी 0 आ गया, जो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं और फाइनाइट भी है, तो इसलिए ये फंक्शन होगा डेरिवेबल। ठीक है,
क्लियर हुआ कैसे किया हमने? तो यदि क्लियर है तो फिर पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन दिख रहा है ना? क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस मॉड एक्स। हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिफरेंशिएबल है, और ऑप्शन सेट के फॉर्म में दिए हो, इंटरवल के फॉर्म में। अच्छा, मैं आपको ऑप्शंस के मतलब बता दे रहा हूँ। जैसे माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट मतलब पूरा रियल नंबर। बी ऑप्शन है 0 से लेकर इन्फाइनाइट तक, लेकिन 0 में ओपन इंटरवल है तो 0 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। सी क्या है? सी है माइनस इन्फाइनाइट से 0 और 0 से इन्फाइनाइट, मतलब पूरे रियल नंबर पे है लेकिन 0 पर नहीं है, क्योंकि 0 दोनों में ऊपर इंटरवल लगा हुआ है। और ये डी है ना, डी पर क्या है? ये दोनों सेम हो गए, तो इसे आप कर लो क्लोज इंटरवल, है ना। तो ये हो गया क्लोज इंटरवल 0 से इन्फाइनाइट। अब बताओ, अब देखिए ऑप्शन में 0 0 है ना, तो पहले हम 0 पे ही चेक करेंगे, और वैसे भी इसे मॉड दिया हुआ है, तो मॉड को खोलो। कैसे खोलेगा? x पहले पॉजिटिव के साथ खोलते हैं, x अपॉन a माइनस पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो x आएगा बाहर। ये कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और नेगेटिव के साथ खुलेगा तब क्या आएगा? a माइनस और माइनस एक्स। ये कब? जब x लेस देन 0 होगा। तो इसे में माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस एक्स। अब क्या बोला मैंने? ये पूरा एफ ऑफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स बताओ, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो। जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्वोशिएंट रूल लगाओ। क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्वोशिएंट रूल याद है ना। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आ रहा है? नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये कब है? जब x ग्रेटर देन 0 है, और ये है x लेस देन 0 है। अब वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखेंगे तो ये तो x की 0 आएगी, तो ये तो 0 चला गया, यहाँ ऊपर बचा सिर्फ a अपॉन, ये भी 0 हो गया, तो नीचे बच रहा है a स्क्वायर। फाइनल आंसर आ रहा है 1 अपॉन a। और इसमें ये 0 हो जा रहा है, ये 0 तो a अपॉन ये 0, तो नीचे भी a स्क्वायर, तो इसका आंसर भी आ रहा है 1 अपॉन a। दोनों इक्वल है, मतलब ये जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। तो 0 कहाँ कहाँ पर इंक्लूडेड है? इसमें 0 नहीं है तो हमने c हटा दिया, b में नहीं है हटा दिया, और ये ऑप्शन हमने देखा है कि क्लोज इंटरवल है, तो अभी d या a इनमें से कोई आंसर हो सकता है, क्योंकि a में भी है माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, इसमें 0 तो इंक्लूडेड है ही ना। तो 0 पर तो है, तो 0 पर चेक कर लिया। अब हम क्या करते हैं? 1 पर चेक कर लेते हैं। 1 पर कर लो, 2 पर कर लो, किसी पे भी नंबर कर लो, ताकि हमें पता चल जाए। 1 पर नहीं, क्योंकि 1 पर करेंगे तो इस पर भी आ जाएगा, डी वाले ऑप्शन में भी। हम क्या करते हैं? -1 पर देखते हैं। -1 पर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि डी ऑप्शन होगा या ए आएगा, तो -1 पर चेक करते हैं। तो ये मैं रफ कर दूँ क्या? नोट कर लेना आप, ठीक है। मैं हटा दे रहा हूँ ये, लेकिन ये PDF से भी हट जाएगा फिर ये। अब हम -1 पर चेक करते हैं। तो बताइए -1 पर ये मॉड किसके साथ खुलेगा? तो -1 हम नेगेटिव नंबर दे रहे हैं, तो मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ, तो x अपॉन a माइनस माइनस एक्स। अब हम RSD निकालें चाहे LSD निकालें, दोनों में मॉड नेगेटिव के साथ ही खुलना है, क्योंकि 0 में तो ऐसा था कि 0 जब हम 0 प्लस कर रहे थे तो पॉजिटिव के साथ खुल रहा था, 0 माइनस कर रहे थे तो नेगेटिव के साथ, क्योंकि 0 माइनस में नेगेटिव नंबर शुरू हो जा रहे थे। लेकिन -1 के साथ ऐसा थोड़ी है, -1 के थोड़ा सा आगे जाएंगे तब भी नेगेटिव नंबर होंगे, -1 के थोड़ा सा पहले जाएंगे तब भी नेगेटिव नंबर होंगे, है ना। तो इसलिए ये मॉड खुलेगा ना दोनों बार में नेगेटिव के साथ, RSD हो चाहे LSD हो, इसलिए दोनों की वैल्यू सेम ही आना, इक्वली आएगी। इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन -1 पर डिफरेंशिएबल होगा। तो -1 अब किस में इंक्लूडेड है? डी में इंक्लूडेड है कि ए में? तो -1 ए में इंक्लूडेड है, इसलिए इसका आंसर आ गया ए। ठीक है, समझ आ गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। मतलब ये फंक्शन सारे पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा, ऑल नंबर्स पर, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, तो सारे रियल नंबर पर ही डिफरेंशिएबल होगा ये वाला फंक्शन। तो बढ़ते हैं फिर हम आगे। अब हम देखेंगे रीजंस ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या नॉन डेरिवेबिलिटी। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं यदि कोई फंक्शन डेरिवेबल नहीं है? तो मेनली 3 रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है शार्प कॉर्नर। यदि किसी फंक्शन में शार्प कॉर्नर बन जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। जैसे हमने मॉड एक्स का ग्राफ देखा था, मॉड एक्स का ग्राफ में 0 पर शार्प कॉर्नर बन रहा था। अच्छा, शार्प कॉर्नर बन जाए तो क्या रीज़न होता है कि डेरिवेबल नहीं होगा? मैंने बोला था कि एक
टेंजेंट जो है वो यूनिक होना चाहिए। तो शार्प कॉर्नर पर कोई यूनिक टेंजेंट आ ही नहीं पाती ना, कैसी मतलब टेंजेंट डालें, ऐसी ऐसी ऐसी, तो कोई यूनिक टेंजेंट नहीं होती, इसलिए ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा इस पॉइंट पर। ठीक है। सेकेंड रीज़न होता है कि यदि फंक्शन डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है, तब वो फंक्शन होगा नॉन डेरिवेबल। जैसे ये फंक्शन देखिए, ग्राफ ए पर फंक्शन कंटिन्यू नहीं है, तो ए पर यहाँ पर डिफाइन है फंक्शन, तो इस पर टेंजेंट कैसी डलेगी, ये डिफाइन नहीं हो पा रही, कोई यूनिक टेंजेंट नहीं डल रही है, इसलिए ये फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा। ठीक है। तो सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, यदि फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाए तो वो डेरिवेबल भी नहीं होगा। ये एक थ्योरम भी होती है जो हम अभी पढ़ेंगे जस्ट। थर्ड रीज़न होता है यदि वर्टिकल टेंजेंट बन जाए। वर्टिकल टेंजेंट मतलब जैसे ये ग्राफ देखिए, इस ग्राफ में यदि हमें इस पॉइंट पर टेंजेंट निकालना है तो वर्टिकल बन रही है, और यदि वर्टिकल बन जाएगी तो इसका स्लोप क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप होगा इनफाइनाइट। वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे, क्योंकि स्लोप को हम टेन थीटा भी बोलते हैं, और 1090 होता है, क्योंकि 90 डिग्री कौन है ना, 1090 होता है इनफाइनाइट। तो यदि स्लोप इनफाइनाइट आ गया, मतलब फाइनाइट नहीं आया, तो आर एस डी इक्वल तो आना चाहिए और फाइनाइट भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इनफाइनाइट आ गया, इसलिए ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होगा। समझ आ गए तीनों रीज़न? क्या क्या रीज़न थे? पहला शार्प कॉर्नर नहीं होना चाहिए, दूसरा वो यदि डिसकंटिन्यू हो गया तब भी डेरिवेबल नहीं होगा, यदि कंटिन्यू होगा तभी चांसेस हैं कि वो डेरिवेबल होगा। ठीक है। तब भी कोई गारंटी नहीं है, यदि कंटिन्यू है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डेरिवेबल होगा। जैसे मोड एक्स का ग्राफ देखा हमने, तो ये तो बिना पेन उठाए बना दिया, मतलब कंटिन्यू है, लेकिन शार्प कॉर्नर होने के कारण ये डेरिवेबल नहीं हुआ। ठीक है। अब ये थ्योरम भी होती है, थ्योरम देखेंगे हम। और थर्ड रीज़न है कि यदि वर्टिकल टेंजेंट आ जाए तब भी वो फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा। क्लियर है तीनों रीज़न? तो अब बढ़ते हैं हम आगे थ्योरम्स की तरफ, थ्योरम्स ऑन डेरिवेबिलिटी। फर्स्ट थ्योरम देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। फर्स्ट थ्योरम में बात होगी कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी की, पर यह थ्योरम समझने से पहले मैं आपको एक वेन डायग्राम बता देता हूँ। ये वेन डायग्राम में ये जो सर्कल है ये है कंटिन्यूटी का, और इसके अंदर एक सर्कल आ रहा है, ये है डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है। अब थ्योरम देखो, फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कंटिन्यू तो होगा ही होगा। तो वेन डायग्राम में देख लो, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो इसका मतलब वो कंटिन्यू तो हो ही गया अपने आप। फर्स्ट यही है, ये आपको ध्यान रखना है ना, सबसे अच्छा तरीका समझने का यही है। और यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है, तो ज़रूरी नहीं कि वो डेरिवेबल होगा। इसका क्या एग्जांपल है, इसका एग्जांपल मॉड एक्स है। मॉड एक्स कंटिन्यू है पर डेरिवेबल नहीं है। ठीक है। फोर्थ देखो, फोर्थ क्या लिखा हुआ है, यदि कोई फंक्शन डिसकंटिन्यू है, मतलब कंटिन्यू नहीं है, तो वो डेरिवेबल भी नहीं होगा। ठीक है ना, यदि कंटिन्यू नहीं होगा तो वो डेरिवेबल भी नहीं होगा फिर वो। और थर्ड क्या लिखा हुआ है, यदि कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कंटिन्यू नहीं होगा। नॉन डेरिवेबल, जैसे इसका एग्जांपल भी मॉड एक्स हो सकता है कि ये डेरिवेबल तो नहीं है पर कंटिन्यू तो है ना। तो ठीक है, समझ लिया आपने, इसे इस वेन डायग्राम से आप समझ पाएंगे अच्छे से। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, हमसे बोला होगा कि फंक्शन दिया होगा, हमसे बोला होगा कि ये फंक्शन डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल है, कुछ भी बोल लो, तो हमें वहीं क्लिक हो जाना चाहिए कि ये फंक्शन यदि डेरिवेबल है तो कंटिन्यू तो होगा ही होगा, तो उसमें कंटिन्यू वाली प्रॉपर्टी भी लगेगी। और कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं ये हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं, लास्ट टॉपिक हमारा कंटिन्यूटी था ना। तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, एक वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकता है और एक वो क्वेश्चन जो आपके DSSB 2021 में आया था। पहले ये क्वेश्चन देखिए जो आपके एग्जाम में आ सकता है। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन दिया हुआ है और हमसे बोला है कि ये फंक्शन एवरी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है और हमें ए और बी की वैल्यू बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब कंटिन्यू तो हो ही गया, तो पहले हम इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, उससे हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, फिर हम लगाएंगे डिफरेंशिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी। कंटिन्यूटी कैसे होता है, कोई फंक्शन जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू आ जाती है राइट हैंड लिमिट के, और वो इक्वल होता है फंक्शन की वैल्यू के। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे चेक करना है, तो 1 माइनस में कौन सा फंक्शन आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो डायरेक्ट वैल्यू रखो क्योंकि कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा है, तो आएगा ए प्लस बी। अब निकालो राइट हैंड लिमिट, एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस, उसमें आएगा 1 मॉड, और मॉड किसके साथ खुलेगा 1 प्लस में, पॉजिटिव एक्स के साथ। तो अब इसमें वैल्यू रख दो तो क्या आ गया 1, और कंटिन्यू है मतलब दोनों बराबर होगा,
ए प्लस बी बराबर आ गया 1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास ए प्लस बी की। अब लगा दो डिफरेंशिएबिलिटी वाला प्रॉपर्टी। और कैसे, क्या बताया था मैंने, आप इन्हें डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। तो पहले तो मॉड हटा के लिखो, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 में मॉड किसके साथ खोलेगा, प्लस के साथ, और नीचे है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। यही है, ये है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए और ये है एक्स लेस देन 1 के लिए। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, मतलब एफ डैश एक्स निकालो। तो 1 अपॉन एक्स का क्या आ रहा है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसे डिफरेंशिएट किया तो आया 2ax, और b का तो 0 हो गया। ये आया x ग्रेटर देन 1 पर और ये आया x लेस देन 1 पर। वैल्यू रख दो। तो जब वैल्यू रखेंगे तो आर एच डी क्या आएगा, आर एच डी आ रहा है -1 और एल एच डी आ रहा है 2a, है ना। और डिफरेंशिएबल है, मतलब दोनों इक्वल बराबर आना चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास 2a बराबर आ गया -1, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -1/2। a की वैल्यू -1/2 आ गई, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 3/2। कौन सा ऑप्शन, -1/2 3/2। क्लियर है। यदि ये क्वेश्चन आप पहले डेरिवेबिलिटी वाला सेल वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी वाला, तो सीधा a की वैल्यू आ रही थी -1, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जैसा चाहें कि यदि आपको पहले डिफरेंशिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी लगाना है तो पहले डिफरेंशिएट करके देख लेना, उससे यदि वैल्यू आती है और यदि एलिमिनेट होते हैं ऑप्शंस तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं होते तो आपको कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सॉल्व कैसे करना है ये बता दिया मैंने आपको। तो यदि सीख गए हो तो फिर अब ये क्वेश्चन करो जो आपके पेपर में आया था 2021। ठीक है, पॉज करो, सॉल्व करो। इसमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, दो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a, ये कब है, इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और एक है bx प्लस 2, ये कब है, इफ x ग्रेटर देन 1। पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो दोनों को डिफरेंशिएट करो, तो क्या आएगा 2x प्लस 3, a का तो 0 हो गया, ठीक है। ये कब आया, जब इफ x लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ, ठीक है। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा b, ये कब आया, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो आर एच डी क्या आएगा, वैल्यू रखो 5 आ गया, एल एच डी आ रहा है b, और डिफरेंशिएट है मतलब दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। तो कौन से ऑप्शन में b की वैल्यू 5 दी है, ओनली a में। ठीक है, तो डिफरेंशिएट से ही वैल्यू आ गई, डिफरेंशिएट वाली प्रॉपर्टी से ही। लेकिन यदि एक और ऑप्शन में 5 दिया होता, जैसे यहाँ पर 5 दिया होता, तब कैसे करते, तो आपको कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी लगाना होता। तो एक बार वो भी देख लेने। मैं इससे क्या करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। ठीक है, अब इसमें कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पर निकालना है, तो 1 माइनस में कौन सा फंक्शन, ये वाला आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस a। डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस a, और राइट हैंड लिमिट का क्या आएगा, ये वाला फंक्शन bx प्लस 2, वैल्यू रखने पे क्या आएगा b प्लस 2, और हमें यहाँ से b की वैल्यू आ गई 5, तो ये आ रहा है 7, और कंटिन्यू है मतलब दोनों बराबर है। तो 4 प्लस a इक्वल टू 7 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 3। कौन से ऑप्शन में है, a में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का है, तो पहले आपको डिफरेंशिएबिलिटी वाली प्रॉपर्टी लगाना है, यदि उससे आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो उसके बाद कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी। और कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी में डायरेक्ट वैल्यू ही तो रखना है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बड़ा करा रहा हूँ। बाकी डायरेक्ट वैल्यू रखा रही है, जैसे 1 वैल्यू रखा रही है इसमें, 1 वैल्यू रखा रही है इसमें, और डायरेक्ट वैल्यू आ जा रही है, तो आप यहीं पर रख सकते हैं। ठीक है ना, इतना लिखने की जरूरत नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। समझ आया तो फिर अब ये क्वेश्चन करो। इसमें हम एक फंक्शन दिया हुआ है और हमसे बोला है कि ये फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है। ट्वाइस डिफरेंशिएबल मतलब इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और हमसे पूछा है k1 और k2 की वैल्यू। तो पहले हम इसमें लगा देते हैं कंटिन्यूटी वाली प्रॉपर्टी, तो डायरेक्ट वैल्यू रखो आप। इसमें पाई जब डायरेक्ट वैल्यू जाएगी तो x के यहाँ पे पाई होगा तो ये तो कट जाएगा, है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा। वैल्यू आ रही है इसमें -1, और इसमें पाई की वैल्यू जाएगी, कॉस पाई होता है -1, तो ये आ रहा है -k2। कंटिन्यू है मतलब दोनों बराबर है, तो यहाँ से k2 की वैल्यू आ गई 1। कौन से ऑप्शन में k2 की वैल्यू 1 है, a में और d में, मतलब c भी नहीं है और b भी नहीं है। ठीक है, अब k1 की वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसे पहली बार डिफरेंशिएट करो दोनों को,
तो ऊपर वाले को पहली बार करेंगे तो 2k1 x माइनस पाई और x का 1 आएगा, ठीक है, एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया। और दूसरी बार ये सेकेंड इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, k2 cos x का होता है माइनस साइन x, तो ये आ गया माइनस साइन x। ये हमने एक बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब दूसरी बार करिए तो क्या आएगा, इसे फिर से करेंगे तो 2k1, ठीक है, और इसे करेंगे तो माइनस k2 cos x। ये आया है जब x लेस देन इक्वल टू पाई है, और ये आया x जब ग्रेटर देन पाई है। तो वैल्यू रखो, जब इसमें ये तो कांस्टेंट है तो इसमें वैल्यू रखाएगी नहीं, तो 2k1 इक्वल टू आएगा, इसमें वैल्यू रखने पे क्या आएगा, cos पाई माइनस 1 होता है तो k2, और k2 की वैल्यू है हमारे पास 1, तो यहाँ से k1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2। तो ऑप्शन नंबर ई। तो आसान हो गए ना ये सवाल, बनने लगे। तो बढ़ते हैं फिर आगे। अब हम चलते हैं थ्योरम नंबर सेकंड पर, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरम नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट थी और थ्योरम नंबर सेकंड भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये है सुपर टेबल। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि यदि कोई फंक्शन है डेरिवेबल और दूसरा फंक्शन भी डेरिवेबल है, तो उन्हें ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो भी डेरिवेबल होगा। उन्हें मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो वो भी डेरिवेबल होगा। हाँ, लेकिन यदि आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा। और जैसा मैंने आपको कंटिन्यूटी में बताया था कि हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं उनके डोमेन में, ऐसे ही डिफरेंशियबिलिटी में भी यही होता है, हम डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं सिर्फ उनके डोमेन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन आपको याद रहेगी कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, तो उन्हें जोड़ो या घटाओ या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो वो भी डिफरेंशिएबल होंगे, ठीक है। सेकेंड है कि यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो वो होगा नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है, ये होगा नॉन डिफरेंशिएबल। तो आपको याद बस ये रखना है, ये वाली लाइन पूरी याद रखना है और ये वाली लाइन इतनी याद रखना है, बस ये पूरे टेबल में सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। कि यदि फर्स्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन भी डिफरेंशिएबल है, तो उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, वो भी डिफरेंशिएबल होगा। उन्हें डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो वो भी डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन डिवाइड करते टाइम ध्यान रखना है कि जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। और यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उन्हें यदि ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें जो cos x है ये तो डिफरेंशिएबल है, cos x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, माइनस साइन x होता है, मतलब डिफरेंशिएबल है। और वैसे भी इसका जो ग्राफ होता है वो स्मूथ होता है, कोई भी कर्व मतलब शार्प कॉर्नर नहीं होता है ना। और mod x ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है 0 पर। तो इसे चेक करते हैं। तो mod दो तरीके से खुलेगा, cos x एक बार माइनस के साथ खुलेगा mod, और एक बार खुलेगा प्लस के साथ। जब x लेस देन 0 होगा जब माइनस के साथ, x ग्रेटर देन 0 होगा जब प्लस के साथ। तो इन्हें डिफरेंशिएट करो, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स माइनस 1, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स प्लस 1। अब वैल्यू रखो तो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है -1 और इसकी वैल्यू आ रही है 1, दोनों इक्वल आए क्या, नहीं आए, मतलब ये फंक्शन है नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि cos x से था डिफरेंशिएबल, mod x था नॉन डिफरेंशिएबल, लेकिन जब दोनों को ऐड किया तो आ गया नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर हो गया। तो ये मिटा क्यों रहा हूँ मैं, ये रहने देना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब मैंने एक ऐसे फंक्शन का एग्जांपल लिया है जिसमें से एक फंक्शन है डेरिवेबल और दूसरा फंक्शन है नॉन डेरिवेबल। तो जब उनका मल्टीप्लाई होगा तो क्या होता है, टेबल में कैसा था कि एक डेरिवेबल एक नॉन डेरिवेबल, तो उनका जब मल्टीप्लाई होगा तो मे बी डेरिवेबल। तो चेक करते हैं, तो काय पे चेक करेंगे, मॉड किस पे डेरिवेबल नहीं होता, 0 पर, तो 0 पर चेक करेंगे। तो जब हम x की वैल्यू लेस देन 0 ले रहे हैं तब मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा तो आएगा -x², और जब हम x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे तो मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा तो क्या आएगा, x²। तो ये आ गया फंक्शन। तो इसे डिफरेंशिएट करो, तो इसे करेंगे तो क्या आएगा -2x, और इसे करेंगे तो 2x। अब वैल्यू रखो तो क्या आ रहा है 0, ये 0, दोनों बराबर है, मतलब ये फंक्शन हो गया डेरिवेबल। एक डेरिवेबल एक नॉन डेरिवेबल, लेकिन हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वाला फंक्शन आ गया डेरिवेबल, ठीक है। अब इसकी एक शॉर्टकट होती है, शॉर्टकट क्या है वो देखो। शॉर्टकट क्या है,
शॉर्टकट है कि मॉड के अंदर जब कोई फंक्शन हो, जैसे अभी एक्स फंक्शन था और वही सेम फंक्शन मॉड के बाहर मल्टीप्लाई में हो, तो ये जो पूरा फंक्शन है ये हो जाता है डेरिवेबल। जैसे यदि मैं लिखूं मॉड के अंदर x-2 और यही सेम मैं x-2 मॉड के बाहर लिखूं मल्टीप्लाई में, तो ये पूरा फंक्शन डेरिवेबल होगा। पहले बताइए हम चेक किस पर करेंगे कि डेरिवेबल है या नहीं, तो हम चेक करेंगे x=2 पर, मतलब जिस वैल्यू पर मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो जाती है उस पर हम चेक करते हैं, क्योंकि मॉड x डेरिवेबल कहाँ पर नहीं होता, 0 पर ही शार्प कॉर्नर होता है ना, तो 0 पर डेरिवेबल नहीं होता है। इसलिए जब मॉड की वैल्यू जहाँ 0 होती है वो उसी पर हम चेक करते हैं कि ये फंक्शन डेरिवेबल होगा कि नहीं। तो जब हम x=2 पर चेक करेंगे तो ये फंक्शन डेरिवेबल होगा, क्योंकि यही सेम फंक्शन बाहर भी है। ठीक है, यदि जैसे मैं एक और लिखूं कि मॉड के अंदर लिखा हुआ है x-2 x-1 और बाहर लिखा हुआ है x-1, तो हम चेक किस पर करेंगे, हम चेक करेंगे x=2 पर और 1 पर। जब हम 1 पर चेक करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 पर तो फंक्शन डेरिवेबल होगा। शॉर्टकट क्या बताया कि ये और ये जो फंक्शन अंदर है वही फंक्शन बाहर होना चाहिए मल्टीप्लाई में, तो 1 पर तो डेरिवेबल होगा, हाँ लेकिन 2 पर नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया शॉर्टकट। अब ये वाला क्वेश्चन भी कर लो। मैंने एक एग्जांपल ऐसा लिया है कि एक है नॉन डेरिवेबल जैसे साइन मॉड एक्स और दूसरा भी है नॉन डेरिवेबल, और दोनों को हम माइनस कर रहे हैं, तो 0 पर चेक करो, और 0 पर ही तो चेक करेंगे क्योंकि मॉड के अंदर है। तो एक बार क्या होगा, मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ, तो x<0 पर और एक बार >0 पर। तो <0 पर क्या आएगा, साइन मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ तो -x आएगा, लेकिन साइन माइनस को बाहर फेंक देता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -sin x, है ना, माइनस, और मॉड खुलेगा नेगेटिव के साथ तो -x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह जब x>= 0 होगा तो खुलेगा पॉजिटिव के साथ। अब दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो, जब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -cos x + 1, इसे करेंगे तो आएगा cos x - 1, और जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू आ रही है 0, cos 0 1 होता है ना, और इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, मतलब ये फंक्शन हो गया बराबर, ये दोनों बराबर हो गया, मतलब ये पूरा दोनों फंक्शन है ना ये हो गए डिफ्रेंशिएट, डेरिवेबल हो गए। कैसे निकालते हैं समझ गए। ठीक है, तो फिर अब एक एक करके क्वेश्चन करते जाओ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें एक फंक्शन दिया होता है और हमसे पूछा होता है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो किन पॉइंट्स पे हम चेक करेंगे। ऐसे तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है तो सब पॉइंट्स पर तो चेक करने से रहे, तो किन पॉइंट्स पे चेक करना है हमें, जिन पॉइंट्स पर मॉड की वैल्यू 0 हो जा रही है, क्योंकि मॉड x कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, जब x की वैल्यू 0 होती है। तो जिन पॉइंट्स पर मॉड की वैल्यू 0 हो रही है उन पॉइंट्स पर हमें चेक करना है। तो फर्स्ट वाला मॉड कहाँ पर 0 हो रहा है, तो वो हो रहा है -1/2 पर। सेकेंड वाला मॉड -1 पर, और थर्ड वाला मॉड कहाँ हो रहा है, तो इसे जब हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो x + 2 और x - 1, तो ये हो रहा है -2 और 1 पर। तो जो पॉइंट्स आए उन्हें मैं एक साइड लिख दे रहा हूँ, तो एक आया -1/2, एक आया -1, -2 और 1। इन 4 पॉइंट्स पे हमें चेक करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। पहले 1/2 -1/2 पर देखते हैं, तो -1/2 पर ये वाला मॉड 0 हो जा रहा है, मतलब ये मॉड हो गया नॉन डिफरेंशिएबल, मतलब ये वाला फंक्शन हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। अब इस फंक्शन को चेक करो, ये 0 तो हो नहीं रहा, तो ये तो है डिफरेंशिएबल। इसी तरह ये भी 0 नहीं हो रहा, तो ये भी है डिफरेंशिएबल। अब दो डिफरेंशिएबल फंक्शन को जब हम ऐड करते हैं तब क्या आता है, वही टेबल याद करो, वो टेबल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेबल क्या था, ये है वो टेबल, जब डिफरेंशिएबल दो होते हैं उनको ऐड करते हैं तो वो भी डिफरेंशिएबल होता है। तो इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है डिफरेंशिएबल, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल और डिफरेंशिएबल इन्हें ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, जब डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नॉन डिफरेंशिएबल आता है, तो आ गया नॉन डिफरेंशिएबल। तो -1/2 पर ये पूरा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, अब चेक करो -1 पर, तो -1 पर ये फंक्शन तो आ रहा है डिफरेंशिएबल, ये आ रहा है नॉन डिफरेंशिएबल, और ये आ रहा है डिफरेंशिएबल, क्योंकि ये 0 नहीं हो रहा ना ये 0 हो रहा है, हाँ बस ये अकेला 0 हो रहा है। तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों का आएगा नॉन डिफरेंशिएबल, ऐड करेंगे जब, और ये आ गया, अरे इन दोनों को जब ऐड किया तो आ गया नॉन डिफरेंशिएबल, और इन दोनों को ऐड किया तो आ रहा नॉन डिफरेंशिएबल, तो इस पर आंसर आ गया नॉन डिफरेंशिएबल। इसी तरह जब -2 और 1 पर चेक करोगे तो उस पर भी आएगा नॉन डिफरेंशिएबल। इन दोनों पे आपको चेक करना है। क्लियर हुआ है। मेन बात यह है कि हमें चेक कहाँ करना होता है, जहाँ पर मॉड की वैल्यू 0 होती है।
ठीक है ना, वो हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं कि इन पॉइंट्स पे हमें चेक करना है, शक वाले पॉइंट कह सकते हो आप इसे, शक वाले पॉइंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे जब, मतलब 0 माइनस, तो मॉड किसके साथ खुलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन नेगेटिव के साथ। और जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे 0 प्लस, तो क्या होगा, मॉड खुलेगा प्लस के साथ। तो ये फंक्शन आ रहा है x माइनस वाला, और ये फंक्शन आ रहा है x। तो ये कब आया, जब x की वैल्यू आई ग्रेटर लेस देन 0, और ये आया जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अब इन्हें डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्ट, तो ये क्या आ रहा है -1 और ये आ रहा है 1, दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। क्लियर है। तो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोल रहा है, एक फंक्शन दिया है 2x मॉड x। अब इसे चेक करो, हम चेक किस पर करेंगे, वैसे हम चेक करेंगे x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि 0 पर ये मॉड 0 हो रहा है। वैसे मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि मॉड के अंदर कोई फंक्शन हो और सेम फंक्शन मॉड के बाहर मल्टीप्लाई में हो, तो वो पूरा फंक्शन हो जाता है डिफरेंशिएबल। लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं x इक्वल टू 0 पर। जब हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तब ये मॉड किसके साथ खुलेगा, नेगेटिव के साथ, तो क्या आएगा -2x²। और जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ, तो क्या आएगा 2x²। ये आया x लेस देन 0 पर, और ये आया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर। तो इसे डिफरेंशिएट करो तो क्या आ रहा है -4x बस, और ये आ रहा है 4x। तो वैल्यू रख दो x की, तो ये आ रहा है 0, ये भी आ रहा है 0, ये इक्वल आ गए, मतलब 0 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और हमारा क्रिटिकल पॉइंट भी 0 ही था, बस 0 पर ही तो चेक करना था, बाकी सब पे तो डिफरेंशिएबल है ही है। तो 0 पर भी है, तो आंसर आ गया ए, मतलब ऑल रियल नंबर पर। ठीक है ना। और वैसे भी ऑप्शन देखिए, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट आएगा बी, क्योंकि इसमें 0 को इंक्लूड नहीं किया, और 0 पे हमने देखा कि डिफरेंशिएबल है। इसने भी 0 को इंक्लूड नहीं किया, तो ये भी हट गया। हाँ, इसने इंक्लूड किया है 0 इनफाइनाइट, लेकिन जब हम नेगेटिव नंबर में चेक करेंगे तो नेगेटिव नंबर में भी ये फंक्शन हो जाएगा डिफरेंशिएबल। नेगेटिव नंबर में दोनों बार में मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, मतलब सेम फंक्शन इधर भी आ जाएगा। समझ रहे हो ना। जब हम नेगेटिव में चेक करेंगे, जैसे -1 पर चेक करेंगे, तो -1 पर फंक्शन मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो -2x। ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे तो वो भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, तो दोनों का आंसर फिर भी 0 ही आना है। ठीक है ना, समझ गए। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, f(x³ = x⁵। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f'(8). तो इसे डिफरेंशिएट करो पहले, तो क्या आएगा इसका f'(x⁵). अब x⁵ डिफरेंशिएट होगा तो क्या आएगा 3x², और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x⁴। तो यहाँ से f'(x³ = क्या आ रहा है, वो आ रहा है 5x²/3। हमें निकालना है f'(8). तो x की जगह पर ऐसा क्या पुट करें कि यहाँ पर 8 बन जाए, तो आप बोलोगे x की जगह पर 2 पुट कर दो। f'(8) = क्या आएगा, हमने क्या किया, x की जगह पर 2 पुट किया, तो ये आ रहा है 5 × 4/3, तो 20/3 आंसर हमारा है। तो ऑप्शन नंबर डी। समझ गए कैसे किया। अब ये क्वेश्चन देखिए, हमें दिया है f(x) = f(1 - x)। हमें निकालना है f'(0) = तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करो, तो ये आ गया f'(x) = f'(1 - x)। अब 1 - x का क्या हुआ डिफरेंशिएशन, -1। अब x = 0 रख दो, f'(0) = f', इसमें 0 रखेंगे तो 1, और माइनस इधर चल जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या है हमारा -f'1, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यदि इस टाइप के क्वेश्चन आए कि हमें ऑप्शन में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के बारे में पूछा हो, तब हम क्या करते हैं कि उस फंक्शन को चेक करते हैं कि कंटिन्यू है कि नहीं, क्योंकि यदि वो फंक्शन कंटिन्यू नहीं होगा तो हम डिफरेंशिएबिलिटी की फिर बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएबल फिर होगा ही नहीं। तो चेक करिए, x + ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। हमें पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यू हो जाता है, और हमें चेक करना है 0 पर, और 0 है इंटीजर, तो इसलिए ये पूरा फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यू, और डिसकंटिन्यू हो गया तो डिफरेंशिएबल की बात ही नहीं होगी, तो इसका आंसर आ गया ए, नॉट कंटिन्यूस एट x = 0 पर। बाकी से चेक भी कर सकते हो, जैसे हम लेफ्ट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो यहाँ जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे मतलब 0 माइनस, तो 0 माइनस को एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 बना देगा, और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 प्लस,
तो 0 प्लस को एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 बना देगा। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी 0, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आएगी -1, जो कि इक्वल नहीं होएगा, है ना। आप चेक कर सकते हैं। जैसे अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में भी हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों के बारे में पूछा है। तो पहले हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं। तो √(x - √(x + 1), तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं 0 पर चेक करना है। तो हम लिमिट जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 माइनस मतलब 0 से हल्का सा छोटा, 0 से हल्का छोटा मतलब नेगेटिव नंबर। तो जब ये नेगेटिव नंबर रूट के अंदर जाएगा, √(0 - तो क्या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जा सकता है? तो ये तो इसके डोमेन में ही नहीं होता है। √(x) हो तो x का डोमेन क्या होता है? >= 0 माइनस रूट के अंदर नहीं जा सकता, इसके डोमेन में ही नहीं है, तो यहाँ पर हम कंटिन्यूटी की बात ही नहीं करेंगे। तो इसलिए ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यू नहीं होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी की बात ही नहीं होगी ना, तो डिफरेंशिएबल की भी बात नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा कि f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0। ठीक है, क्योंकि जब कंटिन्यूटी नहीं होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और डी में क्या है? डी में बोला है कि डिफरेंशिएबल है एट x ≠ = 0। क्या ये सही है? जब x की वैल्यू 0 के अलावा कुछ और हो तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यू हो रहा है? तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू जितनी बार नेगेटिव आएगी <= 0, तब ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं होगा। तो इसलिए ये भी गलत हो गया, सिर्फ पॉजिटिव नंबर में ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, समझ आ गया सवाल? तो इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। अब एक वीडियो और आएगी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पर, जिसमें हम टेंजेंट, नॉर्मल, रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इनको देखेंगे। ठीक है, उनके क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए